इतिहास में आज का दिन गर्व का दिन है। आज ही के दिन भारत के शूरवीर सैनिकों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी 16 दिसंबर 1971। और 1971 की जंग में भारत की जो निर्णायक जीत हुई थी उसकी याद में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए आज का दिन पाकिस्तान के इतिहास का एक स्याह दिन है, सरेंडर डे, जिस दिन पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आज ही के दिन 54 साल पहले पाकिस्तान की सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने अपने कंधे के सितारों के साथ साथ अपनी पिस्तौल भी पोलो ग्राउंड में सरेंडर के तौर पर भारतीय सेना को सौंप दी थी। आज का दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। युद्ध में जिस तरह बुरी तरह पाकिस्तान हार गया था, जिस तरह पाकिस्तान की सेना की पतलूनें उतर गई थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे उसके पिट्ठू उस शर्मिंदगी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इसी वजह से जहां पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जम्मू और कश्मीर को लेकर जहर उगला, वहीं सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी उसको निलंबित किए जाने को लेकर पाकिस्तान फिर बिलबिला रहा है। भारत ने दोनों पर तीखा जवाब दिया है और पाकिस्तान को ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेरर एक बार फिर बता दिया। दूसरी तरफ शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाला जो नाहिद इस्लाम पाकिस्तान के इशारे पर बेतुका बयान दे रहा है कि आज मुक्ति दिवस नहीं भारत विरोध दिवस है। सोचिए, यह वो बांग्लादेश है जिसमें हजारों नहीं लाखों महिलाओं का बलात्कार किया था पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी लोगों ने, और अब वही पाकिस्तान की सेना के पक्ष में बांग्लादेश की यह पीढ़ी बोल रही है। ये लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार और उनके लोगों की जो अंधाधुंध हत्या हुई थी वो करने वाले पाकिस्तान के पाप को धो दिया जाए। यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ पाकिस्तान परस्त है, लेकिन बांग्लादेश में भी स्वतंत्रता को चाहने वाले बांग्लादेशी हैं। और वजह यह भी है कि मोहम्मद यूनुस और जो पाकिस्तान परस्त उनके साथी हैं वो आवामी लीग की शेख हसीना के भारत में शरण लेने से तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने आवामी लीग को बैन कर दिया कि जब चुनाव होंगे तो आवामी लीग वो चुनाव लड़ नहीं सकती, जबकि 70% बांग्लादेशी चाहते हैं कि आवामी लीग 12 फरवरी को होने वाले चुनावों में हिस्सा ले, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उस नाहिद इस्लाम का बयान जिसके नेतृत्व में हुए आंदोलन में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। इस सच से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि भारतीय सैनिकों के बलिदान से बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी मिली थी। लेकिन नाहिद कहता है कि 16 दिसंबर 1971 को जिस दिन बांग्लादेश आजाद हुआ, उस दिन उसने भारत के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने के बाद वहां के जो छात्र नेता हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलना जारी रखे हुए हैं। छात्र नेताओं की आड़ में दरअसल जो कट्टर इस्लामिक संगठन है वो अब सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। आंदोलन के बाद छात्रों ने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई। अब चुनाव के पहले वो तालियां बटोरने के लिए भारत विरोधी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला की गीदड़ भपकी भी माना आपको सुनाते हैं, जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को छीन लेने का सपना देख रहे हैं। सोचिए, हमने तो आजादी दिलाई बांग्लादेश को, अब वो भारत को ही काटने पर आमादा है। इससे आपको उस देश के कुछ लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में भी पता चलेगा। ऐसी ही भाषा बांग्लादेश में सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस की भी है। वो मोहम्मद यूनुस जिनको वैसे तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वो भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसे अलग थलग करने का सपना देख रहे थे। ऐसी ही सोच वाले एक और नेता है उस्मान हादी। उस्मान हादी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। ग्रेटर बांग्लादेश के उस पोस्ट में इस्लामी मंच के प्रवक्ता ने भारत के पूरे पूर्वोत्तर को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया था।
अच्छा, ये अलग बात है कि उसके कुछ ही घंटों बाद एक मोटरसाइकिल आई और उस पे कुछ नामालूम अफराद ने, बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। हमले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। उस्मान हादी रिक्शे पर सवार था और करीब से एक बाइक सवार ने उसके सिर पर गोली मारी और उसे तुरंत ढाका के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि गोली उसके सर में लगी है और हालत बेहद नाजुक है। इस समय वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया है। इस घटना के बाद रविवार की सुबह मोहम्मद यूनुस सरकार ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाया और कहा कि अगर हादी के हमलावर भारत में घुस गए हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें बांग्लादेश को सौंपा जाए। बांग्लादेश सरकार ने भारत के सामने इस बात पर चिंता भी जताई कि भागकर भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना भड़काऊ भाषण दे रही हैं बांग्लादेश के खिलाफ। वो बांग्लादेश में अपने समर्थकों को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसा रही है ताकि संसदीय चुनावों को रोका जा सके। सोचिए, बांग्लादेश में इस समय इतने वो घबरा रहे हैं शेख हसीना के महज नाम से। भारत ने बयान जारी कर बांग्लादेश के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों का शांतिपूर्ण माहौल में आयोजन होना चाहिए। यह भी कहा कि भारत ने कभी भी अपने क्षेत्र का उपयोग बांग्लादेश के मित्रवत लोगों के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया है। इसके बावजूद बांग्लादेश में भारत विरोधी जो रैलियां हो रही हैं और जिस तरह से बांग्लादेश में भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग करने की धमकियां दी जा रही हैं, यह कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, भारत बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जबकि ढाका में भारत की जो पूर्व उच्चायुक्त है एम्बेसडर वीना सीकरी, वो मानती है कि जमायते इस्लामी को सरकार में लाने की वहां साजिश चल रही है और यही बांग्लादेश में समस्या की असली जड़ भी है। क्यों, आप सुनिए। This problem in Bangladesh is being caused because the Yunus regime, backed by the Jamaat-e-Islami, has decided to ban the activities of one of the largest parties of Bangladesh, which is the Awami League, and they do not want them to participate in the elections because the big push is to bring the Jamaat-e-Islami to power. And the banning of the Awami League has led to a lot of unrest. और जब मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी यानी आवामी लीग को चुनाव से बाहर रखने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, तब बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम ओलो ने एक सर्वे किया और इस सर्वे का सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इस सर्वे में यह कहा गया है कि बांग्लादेश में 69% जो लोग हैं शर्त के साथ या बिना शर्त चाहते हैं कि आवामी लीग चुनाव में हिस्सा ले, उसे चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन मई 2025 में ही मोहम्मद यूनुस सरकार ने आवामी लीग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। 12 फरवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में आवामी लीग शामिल नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास इजाजत नहीं है। पार्टी ने खुद इस चुनाव शेड्यूल को अवैध बताकर अस्वीकार कर दिया। न्यूट्रल केयरटेकर सरकार की मांग की है, जो बांग्लादेश का कानून भी है।